नमस्कार। वायर के इस बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीडिया की, प्रेस की, जो कि और प्रेस में काम करने वाले उन अनगिनत पत्रकारों की, रिपोर्टरों की, जो कठिन से कठिन और विषम परिस्थितियों में भी अपना काम करे जा रहे हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें भारत को उन्होंने 180 देशों में से 133वां पोजीशन दिया। उन्होंने आंकलन की प्रेस कितना स्वाधीन है इसकी एक रिपोर्ट की थी, जिसमें 180 देशों का आंकलन किया गया था और उसमें भारत एक 133वां पोजीशन में था। और भारत जो अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा जमहूरियत कहता है और है भी, और वहाँ पे प्रेस का कद बहुत ही कई छोटे छोटे राष्ट्रों से कई नीचे है। और क्या भारत की डेमोक्रेसी इस तरीके से ये उसके लिए एक प्राइड की बात है, एक गर्व की बात है। ये आज हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो 133वां पोजीशन है वो क्यों है इस तरीके से, और उस बात पे किस तरीके से रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। आप हमेशा ये सुनते होंगे कि भारत के पत्रकार या मीडिया हाउसेस बिक गए हैं, या फिर वो किसी एक पक्ष के फेवर में ही रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आधे से ज़्यादा पत्रकारों की दुनिया एक अलग है। वो छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांवों में अलग अलग परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और अपनी स्टोरीज़ लिख रहे हैं। और सच्चाई जो गांव में हो रही है, जो छोटे छोटे जगहों में हो रही है, वहाँ की सच्चाई आप लोगों के पास पहुँचाने का काम करते हैं वो लोग। और अगर ये प्रेस जिसको हम लोग एक फोर्थ स्टेट के नाम से जानते हैं, जो एक जमहूरियत का पहरेदार भी होता है, एक वॉच डॉग के हिसाब से काम करता है, तो वो किस तरीके से भारत में काम कर रहा है। और भारत में जहाँ प्रेस अब स्वाधीन नहीं रह रहा है, तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, और ख़ास करके छत्तीसगढ़ में भी बस्तर में, जहाँ पे कई सालों से एक जंग चल रही है माओवादियों के बीच में और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, वहाँ पे पत्रकार किस तरीके से काम कर रहे हैं। और आज हमारे साथ संतोष यादव जी हैं। संतोष यादव जी बहुत लोग जानते होंगे कि वो पिछले 1.5 साल से जेल में रहे हैं, और अभी फरवरी में ही उनको बेल मिला है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। और संतोष यादव जी को सितंबर 2015 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, छत्तीसगढ़ पुलिस ने, ये कहकर कि ये माओवादियों के साथ मिले हुए हैं और उनके सिंपैथाइज़र। और उन्होंने 2 घटनाओं की बात की थी, और इस बात में जो अपना वहाँ पे वो रिपोर्ट कर रहे थे, उस पे ड्रैकोनियन लॉज, छत्तीसगढ़ पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, और इस तरीके से उन पे चार्जेस लगाए गए और उनको जेल में रखा गया। मगर क्योंकि कोई एविडेंस नहीं निकला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर उनको बेल दिया। इसी केस में उनको अभी कुछ दिन पहले ही फरवरी में उनको बेल दिया गया। आज हमारे साथ संतोष यादव जी हैं। संतोष यादव जी, वायर की बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे दर्शकों से आपकी हम एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और आप भी हमें बताएं। तो ये आप ज़रा हमारे दर्शकों को समझा दें। तो आप वहाँ पे बस्तर में, दरभा में, बस छोटी सी जगह है, वहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं एज पत्रकार? सबसे पहले तो मैं पूरे मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और अपने जो वकील हैं और दिल्ली के जो वकील हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, कॉलिन गोंजालिस जी का, और लीगल एंड जो वकील हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने पेपर में, अपने सपोर्ट में बहुत अच्छी काम की उन्होंने। जैसे शालिनी गेरा हैं और निशा कंडेलवाल जी हैं और अरविंद चौधरी जी हैं, वो जगदलपुर को देखते हैं, तो उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो कितने सालों से आप काम कर रहे थे वहाँ पे पत्रकार? आप तो 2015 से, आपने कब अपनी पत्रकारिता का करियर शुरू किया? मैं 2009 से पत्रकारिता में कदम रखा। वो जो पत्रकारिता लाइन में मुझे लाने वाले एक गुरु भी कहेंगे, एक मित्र कहेंगे, यूनिस खान करके हैं।
मोहम्मद उनिस खान, वो उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि आप पत्रकारिता कीजिए, आप इस लाइन में जुड़िए, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और उनकी वजह से और किस तरीके के मतलब आप मतलब ये कब हुआ, ये 2012 से आप पत्रकार हैं या उससे पहले से ही? उससे पहले से ही हाँ, पत्रकारिता और से। आप 2 अखबारों के लिए लिखते जी, थे जी, जितना जी। मुझे जानकारी है, वो कौन ये सी अखबारें हैं? छत्तीसगढ़ का न्यूज़ है जो स्थानीय उसमें चलता है। फिर उसके बाद नव भारत, नव भारत के लिए लिखता था। दैनिक नव भारत और दैनिक जी जी, मैं स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। हाँ, क्या काम था उसमें, आप किस तरीके की खबरें लाते थे? स्टोरी ये थी कि अगर कोई घटना है कि गांव में या गांव के किसी और अन्य जगह में होती है, तो मुझे वहाँ की रिपोर्ट जगदलपुर या उनके ब्यूरो तक पहुँचाने का काम होता था। और जहाँ तक दोनों छत्तीसगढ़ और उनके लिए, दोनों के लिए वही काम मैं करता था। मतलब कुछ घटना अगर घटी तो उसको आप रिपोर्ट करते थे। और ये जब 2015 में जब दरभा का कांड हुआ, मैं दर्शकों को बता दूं, यहाँ दरभा में एक जीरम घाटी में एक माओइस्ट अटैक में एक कुछ कांग्रेस के जो पूरी टॉप लीडरशिप थी वो मारे गए थे। वहाँ पे आप सबसे पहले स्पॉट में पहुँचे थे। जी जी जी। तो इस और इसको ये स्पॉट में जो सबसे पहले पहुंचने में, ये कहीं और अगर होता ये तो पत्रकारिता की दुनिया में इसको सबसे अच्छी बात कही जाती थी कि ये सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहले वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। मगर वो क्योंकि वहाँ पहले पहुंचे, पुलिस ने इस संतोष जी को उस शक के दायरे में घेर लिया। और इसके बारे में आप ज़रा बताएं, उस दिन क्या हुआ था और मतलब पुलिस ने आप पर क्या क्या केसेस लगाए, और थोड़ा सा विस्तार में अगर बताएं। ये जीरम कांड का जो वारदात हुआ था वो 25 मई को हुआ था। तो उसमें दिन में मुझे पुलिस से ही पता चला कि घाटी में वारदात हुआ है, तो उनके टीम के ही द्वारा मैं गया था। तो जाने के बाद आगे एक नरेश मिश्रा जी IBC 24 में जो कार्य करते हैं, वो पहले निकले थे। उसके बाद मैंने रिपोर्टिंग किया था। वहाँ जाने के बाद तो सबसे पहले एक 3 पोस्ट की गाड़ी लगी हुई थी जिसमें नक्सली द्वारा रोक दिया गया था, उनको ब्लॉक कर दिया गया, रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था। उसके बाद गाड़ी एक ब्लास्ट कर दिया था जो दरबा की थी। उसमें काफ़ी लोग 4-5 जो बैठे थे वो तो पूरे ख़त्म हो गए थे। फिर उसके बाद तो वहाँ कुछ देर गए तो कांग्रेस के कुछ नेता भी मिले, जैसे विद्याचरण शुक्ल जी जी जी। उस समय वो काफ़ी ठीक थे, उनको तो गोली लगी हुई थी। फिर उनको पानी वानी पिलाए। फिर उसके बाद गाड़ी तो आना जाना बंद हो चुका था, कोई ऐसा व्यवस्था तो नहीं हो पा रही थी कि हम गाड़ी ले जाए ऐसा। तो पूरे साइड तो पूरे लाश ही लाश दिख रही थी। तो मैं रिपोर्टिंग करके मैं सीधा लौट आया। हाँ, थोड़ी सी महेंद्र कर्मा जी के जो बॉडी है उनके पास भी गए थे। तो उसके बाद आने के बाद मैंने दूसरी बार तो गई नहीं। उसके बाद रुक गया मैं थाना में रुक दिया कि अब नहीं जा सकते ऐसा। तो वहाँ के जो ये SP हैं और TI ने ये सवाल उठाया था कि ये आपने कैसे वहाँ तक गया, कैसे खबर मिली आपको? तो मैंने बताया कि आपके ही सिपाही के द्वारा खबर है। नहीं, ये आपके नक्सली द्वारा बताया गया, तब आपको मिला है खबर। अच्छा, आप कह रहे थे कि आपको सिपाही से खबर मिली, मगर वो कह रहे थे कि आपको नक्सली खबर मिली। हाँ, फिर उसके बाद मैंने बताया उस बंदे कि नहीं इनसे मिली है। तो फिर वो बोले ठीक है। तो आगे किसी अधिकारी, बड़े अधिकारी ने कहा कि नहीं ये नक्सलियों के प्रतिनिधि है, इसको सबसे पहले पता चल जाता है। क्यों? ये सबसे पहले भी गया था। तो मैंने बात रखी भी, मेरे से पहले तो नरेश मिश्रा जी भी गए थे। हाँ। क्या उनके ऊपर भी लांछन लगाया जाएगा करके? तो अभी बहस करने के मूड में नहीं है, आप जाइए, हम बाद में बात करेंगे। आप कह रहे हैं कि आपसे पहले और भी पत्रकार गए थे, लेकिन जो इल्ज़ाम लगाया गया वो कि आप पे लगाया गया। जी जी। अच्छा। तो इनफैक्ट उसके बाद मैंने अब उनसे बात करना, मैं निकल के चले आया। अब नेक्स्ट टाइम में जो वहाँ कार्यक्रम जो चला था, जो गिरफ्तारी हुई थी, बाडरेमो से कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह से पिटा गया था, महिला, बूढ़े, बच्चे को। तो रिकवरी प्रेस के लिए मैं गया था वहाँ रिकवरी के लिए। तो
जाते समय ही ये कुछ ये जीरम घाटी कांड से पहले की बात कह रहे हैं? जी 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 तो इसमें मतलब आप कह रहे हैं कि पुलिस आपसे नाराज थी? जी नाराज तो थी। हाँ। जाते वक्त ये कहा कि अब जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, हाँ। जाओगे तो अच्छा नहीं होगा, आप मत जाइए। मतलब क्यों नाराज थी, उसके बारे में आप कहिए थोड़ा, बद्री बाहू ये गांव के बारे में। अगर नाराज पुलिस डिपार्टमेंट को अगर किसी अधिकारी को बोला जाए तो हो सकता है कि हम बाहर वाली जो अंदर की जो खबर है हम उसको बाहर ला रहे हैं, जी। इसके वजह से होगा कि ये बंदा जाके तुम बाहर अंदर से बाहर ला रहा है खबर, ठीक नहीं है अपने लिए, तो इसके लिए भी नाराज़गी होगी। क्योंकि जिस टाइम मुझे पकड़ा गया था तो बात ये रखा गया था कि तुम जब भी किसी को हम गिरफ्तार करते हैं तो सामने क्यों आते हो। नहीं, अंदर की बात जो आप कह रहे हैं वो क्या है अंदर की बात? अंदर की बात ये है कि किसी गांव में अगर किसी फोर्स गई और मारपीट करी थी उन्होंने, तो फिर महिला बच्चे बूढ़े को सबको, तो मैंने गया था वहाँ न्यूज़ कलेक्ट करने। तो वो मतलब आपने ऐसी स्टोरीज की जिसमें आपने दिखाया कि गांव के अंदर इस तरीके से अत्याचार पुलिस फोर्स ही कर रही है और ना कि और कोई। तो जब इस तरीके से अगर आप जब दिखा रहे हैं तो इसको तो पुलिस पसंद नहीं करती है बस्तर में। सिर्फ आप ही की कहानी नहीं है, अन्य कितने सारे पत्रकार हैं जो कि ऑनेस्टली अपना काम करते हैं, जो कि एक लेवल पे ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उसको पुलिस अपने घेरे में ले लेती है। हाँ। इनफैक्ट अगर ये बद्री माहू जो गांव है, यहाँ आपके केस से इस गांव का भी एक लेना देना है, वो क्या ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली में क्या हुआ, बद्री माहू से 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जब गिरफ्तार करने गए थे तो बुरी तरह गांव वाले को पिटा भी गया था। तो वो मेरे पास आए थे कि कुछ लोगों को छुड़ाना है तो चलेंगे। तो मैंने अलग स्टोरी करके अब टीआई जी को पूछा कि सर 5 लोग को जैसे लाए हैं, क्या आप यहीं रखे हैं? तो उन्होंने कहा हम यहाँ नहीं रखे हैं। तो फिर गांव वाले नेक्स्ट मंडे को आए थे कि हमको बुलाया गया है कि 5 लोग को लेके आना है, फिर उसके बाद आपको भी बुलाया है तो चलिए। तो मैं घर में था उस दिन। तो आप अब उन लोगों ने तो आप लोगों को पीटा है, ये किया, तो फिर 5 लोगों को छोड़ सकते हैं, ऐसा आप मानते हैं? तो फिर मैंने कहा हाँ छोड़ देंगे। तो फिर जब मैं गया उस प्रोग्राम में तो मीडिया को ये बताया गया था कि ये इनफैक्ट जो बद्री माहू के जो गांव के हैं, जो महिला जो आदिवासी जो हैं, वो पुलिस के साथ मिलने यानी समर्पण में आए हैं। नक्सली से परेशान होकर त्रस्त होगी, वो पुलिस का सहायता करने यहाँ पहुँचे। ये अलग मीडिया पे ये किया गया। अच्छा, जो ये आप कह रहे हैं कि वहाँ पे पुलिस वालों ने बद्री माहू गाँव के लोगों को ये कहकर बुलाया जी कि आप आइए कि जो 5 लोगों को अब जो हमने रखा है उसको छोड़ देंगे, लेकिन दूसरे दिन ही पुलिस वालों ने ये कहा कि लोग आए थे यहाँ पे नक्सलियों से प्रोटेक्शन मांगने के लिए। जी ये उस वहाँ ये है, ये जब गांव वाले को बुलाया गया तो मीडिया पे ये लगाया, मतलब उनके द्वारा बिठाया गया कि ये नक्सलियों से त्रस्त हो कि अपने पास आए हैं। जी हाँ, वही ये मीडिया पे डाला गया, लेकिन उनको बुलाया गया ऐसा ये मीडिया पे अपलोड नहीं किया गया। अब जब बाद में पता चली, जब गिरफ्तारी होने के बाद कि ऐसा सब बात कि हमको इसलिए बुलाया गया है, जब उनसे हम बात किए, फिर नरेश मिश्रा जी से भी बात किए, बहुत से ऐसे लोगों से बात की कि नरेश मिश्रा जी भी एक रिपोर्टर हैं IBC 24 के हैं। तो उनसे बात चला कि नहीं, उन्होंने कहा मुझे कि संतोष जी ये तो नक्सलियों पर आत्मसमर्पण करने आए हैं, ये उनसे परेशान होके ये उनसे तकलीफ में ये पुलिस के पास आए हैं। तो ऐसा तो कोई बात, वो जो लोग बद्री माहू से गए थे पुलिस स्टेशन अपने लोगों को, अपने गांव के लोगों को छुड़वाने, उनको भी नक्सली करार दे दिया गया। जी। अच्छा, कि वो आत्मसमर्पण करने। अच्छा, इस तरीके से तो इसको ये खबर लगी बाहर, ये लगी थी, इनफैक्ट लगी थी। अच्छा। मुझे जब पकड़े थे तो जेल में, तो मैंने खबर देखी थी ये। अच्छा। तो उसके बाद मैं वहाँ के सरपंच जी से बात करवाया मीडिया पे
कि ऐसा तो नहीं है, हम्म, ऐसा तो वह नहीं कि हमें तो वो 5 आदमी छुड़ाने के लिए मुझे बुलाया था। फिर उसके इनफैक्ट कलोरी जी भी मौजूद थे। हम्म, फिर बोले कि संतोष जी कौन है, हाँ तो आप 5 मिनट वेट कीजिए, हम्म, उसके बाद आपसे 5 मिनट बात करना है, हम्म, ठीक है तो आप चलिए परपताना चलते हैं। हम्म, तो ठीक है सर, नहीं यहीं बात कर लेते हैं क्या है, हम्म, नहीं परपताना चलिए। फिर परपताना में आए, परपताना के बाद सेकंड दिन रूल वो सीधा जेल में डाल दिए। क्या कहकर जेल ये में क्या डाला? क्या डाल दिए कि तुम हर वक्त सामने क्यों आते हो, हम्म, हर वक्त आदिवासियों के बीच में क्यों आते हो, जब हम लाते हैं तो तुम क्यों आते हो, तुम बड़ी बड़ी बात करते हो यहाँ, ऐसा जाओ कुछ दिन रहो। उसके बाद हमने उनसे पूछा भी कुछ गलती हुई कि हमसे, ऐसा कौन सी गलती हुई हम बता दीजिए। तो ये बात तो किसी ने कहा, हाँ फिर उसके बाद एडिशनल एसपी ने कही बात की नहीं जो भी कुछ हुआ आप यहीं पर रफा दफा कर दीजिए, हाँ कोर्ट तक नहीं जाएंगे ऐसा। तो क्या रफा दफा आप बताइए। फिर उसके बाद छोटी सी फॉर्मेलिटी है, आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से दस्तखत करेंगे, आपस हो जाएंगे। जब मैं कोर्ट पहुंचा तो माजरा अलग था। वो कोर्ट में जब दस्तखत करने या तो निशा जी मिले वकील कि आपने बड़े बड़े नक्सलियों को हेल्प किया है और जीरम 3 में आपने सहयोग किया है, ऐसा लांछन लगाया। तो मुझे तो बहुत हैरानी हुई देखिए, और रो पड़ा मैं भी, ये क्या हो, मैं तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं, वहाँ था भी नहीं ऐसा। तो उसके बाद सीधा तो जेल में ही डाल दिए। फिर मैं बोलता रहा कि नहीं मैं बेकसूर हूँ, मैं इस पर जानता नहीं हूँ। तो उन्होंने किसी ने नहीं सुना, फिर डाल दिए तो जेल में ये केस के जो, और उसमें दरभा कांड में भी जो जीरम घाटी कांड था उसमें भी, हाँ, उसमें जीरम भी 3 आपका नाम डाल दिया। हाँ जीरम 3 में डाल दिए हैं, जो एक शायद टीआई शहीद हो चुके हैं। अच्छा, हाँ कृष्णा पॉल कुछ नाम है उनका, तो उसी केस में मुझे डाल दिया। तो ये हालांकि ये 1.5 साल हो गए हैं, पुलिस कुछ ज़्यादा सिद्ध नहीं कर पाई है, तो लेकिन जेल में आप फिर भी 1.5 साल थे, लगभग 1.5 साल। 1.5 साल है, बराबर 520 दिन 22 दिन जेल में था मैं। 522 दिन जेल जी, में जी, थे। जी। वहाँ के बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरीके से आपको वहाँ पे कुछ किस तरीके जेल से में आपके साथ हुआ? जेल में मेरे साथ बहुत प्रयत्न चलता था। कहीं हम अगर ये बताए रखा था पहले, सबसे पहले तो कि ये सबसे बड़ा नक्सली है, इसको किसी के साथ मिलना ना दिया जाए। फिर उसके बाद जब जेल प्रभारी जी ने देखा कि ये तो पत्रकार हैं, तो थोड़ी सी बातचीत करना है, तुम एक दो से मिल सकते हो सब। इनफैक्ट फिर जब कुछ दिन रहा तो मुझे अलग प्रभाव पड़ा वहाँ। मेरे साथ जैसे मारपीट होता था। कौन करते थे जैसे मारपीट? कुछ बंदी थे, तो मारपीट हो जाता, जैसे नहाने गए वहाँ मारपीट करना, जब टॉयलेट गए तो टॉयलेट में मारपीट करना, इनफैक्ट कहीं अगर आप बैठे हो तो छेड़ना, ऐसा बात होता था। तो फिर मैं अधिकारी के पास जाता था कि सर ऐसा हुआ, तो उन्होंने जवाब में ही कहते थे कि आपने ही कुछ कहा होगा। हाँ, मतलब पुलिस वालों और जेल के अधिकारियों से आपको मदद नहीं मिली? तो ऐसे क्या 522 दिन में आपका इसी तरीके से मारपीट होता रहा? 2 से 3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। उसके बाद मैं थोड़ा सा अलग ही रहा, ना किसी से बात करता था, ना किसी से, कोई अगर आता था तो मैं अलग हो जाता था। तो किस जेल में थे आप? मैं जगदलपुर केंद्रीय जेल में था। वहाँ पे और भी पत्रकार या और भी इस तरीके से झूठे इल्ज़ाम में जो लोग बंदी बना के तो रखे गए हैं, तो उनसे आपकी बात होती थी? जहाँ जी होती थी। ये जो अभी जो वर्तमान में थे प्रभात सिंह जी और सुमारो जी से भी बात होती थी, लेकिन बहुत कम होती थी, बहुत कम होती थी। 5 में उनको नाम मिलने दिया जाए, देखिए ऐसा बात। आपकी मदद कौन कर रहा था? आप जहाँ जहाँ लिख रहे थे, दैनिक छत्तीसगढ़ में, दैनिक नवभारत में, वहाँ से आपको मदद मिली? जी, हमें तो मदद मिली है। छत्तीसगढ़ जिस तरह अब उन्होंने कोर्ट को भी शायद लेटर जारी किए थे कि यहाँ ये बेकसूर हैं, और जिस तरह हेल्प किए कि ये हड़ताल में शामिल हुए,
एक पत्रकार संघ कल्याण संघ के दो थे, और सबसे मेन चीज़ कहना चाहूँगा अजीत सिंह पप्पू जी, और उनके साथ थे कमल शुक्ला जी। ये दोनों पत्रकार वहाँ पे छत्तीसगढ़ का पत्रकार कानून भी का भी डिमांड कर रहे हैं जी जी जी, कि उनको मदद मिलनी चाहिए, उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए अगर वो इस तरीके से इस बस्तर जैसे इलाकों में काम कर रहे जी हैं। जी। मैं कमल शुक्ला जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वो काफ़ी मेरे फेवर में कि बहुत आगे तक गए कि हाँ, फिर हड़तालों में भी वो जगह जगह स्ट्राइक करते रहे। उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ जितने पत्रकार उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये हमें ज़रा आप ये बताएं कि जिस तरीके से थोड़ी पत्रकारों की स्थिति के बारे में बताएं, जो जगदलपुर, सुकमा, चिंतलनार या दंतेवाड़ा जैसी जगहों में काम करते हैं, तो वो किस परिस्थिति में काम करते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है वहाँ पे? हाँ, ये बात ठीक है। ये जगदलपुर जो ब्यूरो चीफ से अलग जो कार्य करते हैं पत्रकार, जो स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में जो काम करते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है पत्रकारिता करना, और खासकर गांव में रह के पत्रकारिता करना। तो एक साइड से ये देखा जाता है कि ये नक्सलियों का प्रतिनिधि है, अक्सर ये कहा जाता है। उसके बाद ये नक्सली द्वारा ये कहा जाता है कि नहीं, ये पुलिस के प्रतिनिधि हैं। ऐसे ही कहीं पत्रकार 2 से 3 पत्रकार भी मारे गए हैं। हाँ, इसलिए नबीचंद जैन जी हैं और साई रेड्डी जी हैं। अगर ये एक दूसरे पे लांछन लगाते रहेंगे तो ये पत्रकारिता करने का कोई मतलब नहीं होता। नहीं, वहाँ पे क्या आपको ऐसे देखने में आ रहा है कि मतलब अगर आप कहीं पर जाकर इस तरीके से अगर महिलाओं के साथ कुछ उत्पीड़न हुआ गाँव के अंदर, या फिर कहीं झूठे इल्ज़ामों में गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये इस तरीके की पत्रकारिता करते हैं, तो पुलिस नाराज़ होती है इससे? और अगर पुलिस, और बहुत सारे पत्रकार ऐसे भी हैं जो पुलिस के प्रेस स्टेटमेंट को ही बस छाप देते हैं, जी, खुद जाकर पता नहीं करते हैं। क्या हाँ, है ये बात अक्सर होती तो है। ऐसे कितने लोग होंगे जो कि सच में पत्रकारिता कर रहे हैं, जो एक पक्ष की हिसाब से एक पक्ष की तारीफ नहीं कर रहे हैं, एक पक्ष की, तो वैसे कितने पत्रकार होंगे वहाँ पे जो एकदम स्वाधीन पत्रकारिता करते हैं? हाँ, कुछ पत्रकार तो हैं, उनको तो नाम नहीं लेना चाहता मैं। वो तो काफ़ी ऐसे दिखने को मिल जाते हैं कि हाँ, कि अगर कोई पुलिस पकड़ के लेके आती है तो उनको ये कहा जाता है कि ये समर्पण है, तो उनको ये नहीं पूछा जाता कि कैसे समर्पण, ये नक्सली है कि नहीं है। हाँ, अधिकारी जो बताता है हम उनको मान लेते हैं सच। तो ऐसा समर्पण की झूठी घटनाएं बहुत होती हैं क्या वहाँ पे? अच्छा, तो अभी तो सिलेंडर बहुत देखा गया है कि सिलेंडर 120, 130 अगर ऐसे होते रहे, 172 जैसे होती है, तो अगर इतने अगर समर्पण होते रहते, इतने नक्सली अगर होते, तो स्वाभाविक बात है अभी तक नक्सली खत्म भी हो जाते हैं। तो आप लोग जब गांव के अंदर जाते हैं तो आपको नक्सलियों की तरफ से भी कुछ उस तरीके से इस तरीके का झेलना पड़ता है? जी जी, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि ये नक्सली, ये कहा जाता है कि कई बार तो ऐसा पर्चों में शिकायत कि वहाँ के पत्रकार पुलिस के लिए काम करते हैं, ऐसा ये काफ़ी होती है। फिर उसका अगर अंदर जाओगे, अंदर की न्यूज़ अगर बाहर निकल लेके आते हो, तो पुलिस ये कहती है कि नहीं, ये नक्सली की प्रतिनिधि, ये नक्सली के साथ मिला हुआ है, तब वो अंदर की खबर लेके आ रही। ऐसा परेशानी होती रहती है। और मतलब आपने तो इतना वहाँ पर पत्रकारिता किया है, तो वहाँ पे गाँव के जो आदिवासी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इनको झूठे केसों में फंसाने वाली स्टोरी भी आपने काफ़ी की है। जी, तो 1-2 केस के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे झूठे केस में फंसाया जाता है उनको। ये तो सबसे पहले हम एक स्टोरी जो बाडरी मऊ की थी, अर्जुन के केस में, तो उनको, वो स्टूडेंट था स्कूल का, उनको गिरफ्तार किया गया था। तो उनको 6 महीने पहले फिर एक जमानत में उनको छोड़ा गया। छोड़ने के बाद फिर ठीक 3 महीने के बाद उनका इनकाउंटर भी हो गया। तो वो ज़्यादा अच्छा न्यूज़ था, अच्छा रिपोर्टिंग था कि हम ऐसा स्टोरी करते। और रही महिलाओं का, तो महिला तो अनसुरक्षित महसूस करते हैं गांव में, जैसे अभी देखेंगे कि हिड़मे का वैसे कहीं ऐसा है कि बाहर निकल नहीं पाती है, वो अंदर ही दब जाती है। तो ऐसे कहीं ऐसा। और मेरा स्टोरी का बात करूँ तो अर्जुन से लेकर अभी जितने भी जीरम कांड है, जीरम 3 है, ये स्टोरी से जो किया था हमने, तो शायद लगता है ये पुलिस को अच्छी नहीं लगी। जी।
और एक 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 आप पर ये भी बताया जा रहा है कि मतलब आप ऐसे गाँव के अंदर जाते हैं और लोगों की कहानियाँ लिखते हैं जब, और उसमें जब ऐसे झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, तो आप इन आदिवासियों को वहाँ पे जो लॉयर्स हैं थे, जगदलपुर लीगल एड ग्रुप, जी जी जिनको भी बाहर भगा दिया गया, जी शालिनी गेरा, शालिनी ईशा गेरा, खान, इनको आप मिलवाते थे और इनको लीगल एड दिलवाने की कोशिश करते थे, जी। तो वो क्या पुलिस ने आप नोटिस किया? अब ये नोटिस क्या है, अब जिस तरह शालिनी गेरा जी और निशा खंडेलवाल जो आदिवासियों के लिए कर रहे हैं वो एक वरदान है। और जिस तरह पकड़ के लेके आके जो डाल दिया जाता है उनके लिए, जो लड़ रही हैं आदिवासी के लिए, वो बहुत ही काबिल तारीफ होगी। जी। हाँ, लेकिन आप उनसे उनसे आप केसेस उनके पास जी लेकर जी आते जी थे, जी क्योंकि आप ग्राउंड में ज़्यादा रहते थे, ग्राउंड में जो, तो ये क्या पुलिस ने नोटिस किया? पुलिस को दिखने में आया ये कि आप उनके, हाँ उनके साथ तुम ये कर रहे हो, यानी उनके क्या साथ बोला मिल रहे पुलिस हो, ने आपको? ये कि उनके पास तुम केस ले जा रहे हो हाँ तो तुम ले जाना छोड़ दो। हाँ। तो बोले तो क्यों, हम बाद में बताएंगे। ये कभी इन्वेस्ट नहीं हुआ कि खुल के नहीं बोला ना उन्होंने, कभी उन खुल के बोला नहीं। जी। हाँ, इसलिए तो लगता है कि वो थोड़ा सी नाराज तो थे उनके साथ। हाँ हाँ। जी। लेकिन ये जो अभी आप पर केस चल रहे हैं, इसकी कोर्ट में किस तरीके से इसको सुना जा रहा है? पुलिस क्या कह रही है अभी तो और जज क्या कह रहे हैं? जरा अभी तो केस के बारे में सॉरी कुछ नहीं कह नहीं पाऊँगा। कह सकते, जी जी। हाँ। और रही एक जेल की बात, कि जिस तरह मेरे साथ हुआ मारपीट जैसा हुआ, हम लोगों ने पूरे बंदियों के साथ जो अनशन हड़ताल जो किए थे। क्या अनशन किया था, जरा बताएं। ये अनशन में ये था कि वहाँ अच्छी सुविधा, खाने की सुविधा थोड़ी सी नहीं थी, और मेडिकल सुविधा नहीं थी, और जैसे मिलने का जो अवधि है वो बढ़ाया जाए, और ऐसे कहीं 15 या 16 मांग रखे थे हमने। जी। तो 2 बजे की, ये नवंबर की है, तो होने के बाद, हड़ताल करने के बाद जब 2 से 3 बजे उन्होंने लाठीचार्ज करने का ऑर्डर दे दिया। तो मुझे बुरी तरह से तो पीटे गया था कि मैं तो बेहोशी हो गया था, उतना भी पानी डाल के मार रहे थे। तो मैंने तो उतना नहीं कर पाया कि 8 बजे, जो 8:30 को जब मेरी आँख खुली, तब मैं देखा कि मैं अपने बिस्तर में नहीं हूँ, कि हॉस्पिटल में हूँ। तो वहाँ से मुझे ये लगा कि पूरे जितने भी बंदी हैं उनको बुरी तरह से पीटा गया था, और सेल में 11 दिन रखा गया। और सेल में 11 दिन रखने के बाद नेक्स्ट कांकेर में शिफ्ट कर दिया गया, जिला जेल में। वहाँ भी पीटा गया। तो वहाँ कुछ दिन 2-3 महीना था, फिर उसके बाद वहीं से रिलीफ हुआ मैं। अच्छा, एक सवाल जो सबके मन में है कि बस्तर में अखबारों की क्या हालत है? उन अखबारों की मालिकों ने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में के बारे में कुछ वहाँ पे कुछ कहते हैं? अखबार के मालिक किस तरफ जा रहे हैं, या अखबार वहाँ पे फंक्शन किस तरीके से कर रहे हैं? हाँ, उनको तो सिर्फ समाचार चलाना है, समाचार चलाना है। वो अगर ज़्यादा इनफैक्ट अंदर घुसेंगे तो हाँ, तो समाचार नहीं चल पाएगा। मसला तो आप जैसे आप इतना अंदर घुसते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं, और आदिवासी किस तरीके से रह रहे हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और कई तरीके की बीमारियां वहाँ पे फैल जाती है, तो इसके बारे में बताएं कि वहाँ के आदिवासी रह किन परिस्थितियों में रह रहे हैं? क्या है, दरबा एक आयुर्वेदिक एरिया है, जो है? मतलब एक नक्सली प्रभावित क्षेत्र। हाँ, ये जगदलपुर से 35 किलोमीटर के दायरे से यानी है, उसके स्टार्ट हो जाता है दरबा। उसके अंदर जाएंगे 5 से 6 किलोमीटर, आपको ना विकास का या शिक्षा का कोई प्रवाह नहीं दिखेगा। जैसे स्कूल नहीं है, और पानी का सुविधा नहीं, रोड का सुविधा नहीं। जब स्कूल का ही सुविधा नहीं तो रोड, पानी का ही तो छोड़ दीजिए। और वहाँ के बच्चे पढ़ने दरबा आते हैं। कुछ बच्चे 12वीं पास होके अभी खुली जो घर बनाने का काम करते हैं। हाँ, कुछ तो मुखबिर में, कुछ आरक्षक में, कुछ इस ऐसे। स्वास्थ्य की मतलब वहाँ पे क्या सुविधा ठीक नहीं है। वहाँ आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता आते हैं? आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता सिर्फ, हाँ, पब्लिक हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर जिसको कहते हैं, स्वास्थ्य सुविधा के लिए नर्स
या पैरामेडिकल स्टाफ इस तरीके से हाँ, कुछ हफ्ते में एक बार जाके चेक करके आ जाते हैं कि हाँ हमने गया था। लेकिन अगर कोई इन गाँवों में अगर कोई बीमार पड़ता है तो उनको कहाँ लेके जाया जाता है? अगर उनको बीमार अगर पड़ते हैं तो वो दरबा लेके आएंगे, या तो फिर हफ्ते में एक बार जो नर्स जाती हैं वो इलाज करती हैं। और ये दरबा से इनके गांव कैसे कोई साधन है आने जाने का? हाँ, ये तो एक कैसे चार पहिया है, एक साइकिल है। तो और चार गाड़ी पहिया तो उनके पास है। वो चार पहिया कटिया की बात कर रहा हूँ मैं। खटिया की बात कर रहे हैं। कटिया की बात कर रहा हूँ, उस पे लेकर आते हैं। उसमें लेकर आते हैं। हाँ। ऐसा चीज देखा गया है कि काफी जो अंदर के जो आदिवासी हैं हाँ। वो कटिया या तो फिर उसके कुछ बेंच वेंच बना के उनको लेके आया जाएगा। हॉस्पिटल आने तक कितना टाइम लग जाता है उनको? वो उनको 2 से 3 घंटा लग जाता है। और अगर इसमें अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ा हो तो उसमें वो काफ़ी मर भी जाते होंगे फिर? काफ़ी लोग ऐसा हम देख नहीं पाते हैं कि वहाँ से निकल के आते वक्त वो मर भी जाते हैं, वहीं से लौट जाते हैं। हाँ। ये तो हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए अपने दरबार से ठीक हैं 15 से 20 किलोमीटर अंदर जाएंगे, येलंग नार पड़ेगा, कांदा नार पड़ेगा, फिर उसके बाद कोले, कोई रोड नहीं बना, वो पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ घर। और उसके बाडरी ही एक साधन है। और जैसे बाडरी मुँह हो गया, और उसके बाद कोलेंग हो गया। ये आप कैसे पहुंचते थे वहाँ पर? मैंने मोटरसाइकिल एक ले रखी थी। मोटरसाइकिल से साथ जाना है, उसके बाद पैदल रनिंग। जी, पैदल जाता था। काफी मेहनत करते थे आप उस हिसाब से। जी। हाँ, तो ये एक हम अब यहाँ खत्म। एक चीज़ जो हमारे पास बार बार ये भी सवाल आता है कि जो पत्रकार, जैसा पुलिस कहती है, जो पुलिस की बाहर पत्रकार गांव वालों के खबर तो लेकर बाहर आ रहे हैं, अगर तो जवानों की खबर क्यों नहीं लेते हैं? तो आप जवानों से भी बात करते होंगे वहाँ पे जो लोग, तो वो लोग क्या कहते थे? जवानों की हालत कैसी है? एक तो ऊपर के लेवल पे सारे ऑर्डर्स उनको मिल रहे हैं, तो उनकी हालत कैसी है ये बताए, वो कैसे कंडीशन में रह रहे हैं? ये तो बड़े अधिकारियों के जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करना है कि उनको जो अगर गश्त में निकले, चलो बड़े अधिकारी ने दे दिया आप कि आप गश्त निकलना है, वो चले गए। उनकी रहने वगैरह की सुविधा किस तरीके? और जैसे उनकी रहने की सुविधा है थाने में ही है। हाँ, थाने में रुकवाना, थाने में खाना, उसमें भी उसके बाद वहाँ से ही गश्त के लिए निकलना, ये है। और उनकी भी मैं जो दरबार एरिया के लिए जो उनको तारीफ करना चाहूँगा या धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस तरह नक्सली से लोहा ले रहे हैं, उनको काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरह लोग लड़ रहे हैं, ये मीडिया से भी सरकार की तरफ से उनको कितनी सुविधा मिली हुई है? वो क्या सुरक्षित फील करते हैं अपने आप को? खाना पीना, उनके रहने की, शौच की जगह अच्छे से बनाई गई है उनकी? क्योंकि मैं कभी मैं गया हूँ वहाँ पे, तो उनकी भी रहने की, शौच की व्यवस्था बहुत खराब है वहाँ पे। जी। तो इसके जो जंगल अपने दरबार से ठीक 7 किलोमीटर अगर उतरेंगे तो वो जीराम में एक कैंप मिलेगा, उसमें रहने वहने का कुछ सुविधा थोड़ी सी बहुत खराब स्थिति में है। बरसात में इसमें मलेरिया, जिस तरह उनका मलेरिया हर बार अब तो देखते ही हैं कि हॉस्पिटलों में वहाँ के जवान मलेरिया में पीड़ित रहते हैं। और उसके आगे जाएंगे और एक कैंप मिलेगी। वो देखा जाए कि जवान भी बहुत तकलीफ में हैं कि हाँ हमें इस जगह से कब मुक्ति मिले कि हम जाए थाना में वापस जगदलपुर जाएं। हाँ, उससे बड़ी तकलीफ होती है कि हम जितना पब्लिक सपोर्ट करें, जितना बचाए, वो भी कर पाते हैं। तो ये मेरे से आपका आखिरी सवाल है, ये केस ख़त्म हो रहा है जी। अगर ये बेल आपको मिल गई है, अभी आप छत्तीसगढ़ वापस जाएंगे क्या? फिर आप फिर से उसी तरीके से जैसे साहसी पत्रकारिता कर रहे थे करेंगे वापस? हाँ, अब मन में तो आता है, कभी कभी ये भी सोचने आता है कि मैं पॉलिटिक्स के लिए भी मैं रहना पसंद करूं, या कभी ये लगता है कि नहीं कि पत्रकारिता ही करूं। और पत्रकारिता के जो इसका जो संघर्ष चल रहा है वहाँ पे पत्रकारों के लिए कि उनको प्रोटेक्शन मिले और ताकि वो निडर होकर अपना काम कर सके, तो उस संघर्ष में भी शामिल होने का होने का हाँ जी मैंने सोचा है। और जहाँ तक लगता है मैं पत्रकारिता ही कम करते रहूँ, छोड़ूँ, ऐसा महसूस होता है। जब भी मैं सोचता हूँ कि नहीं आगे की स्थिति क्या रहेगी, तो फिर कभी कभी मन में दुख लग जाता है कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा। तो अभी जाने के बाद में अभी तो फिलहाल आप जब बेल में निकले तो पुलिस वालों ने क्या कहा आपसे? बस थाने में मुझे रोजाना
दस्तखत का हस्ताक्षर करने को बुलाया जाता है। हस्ताक्षर करके मैं आ जाता हूँ, तुमको जमानत मिल ली है तो अच्छा है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, काफ़ी तो मैं बात करता नहीं तो चले आ जाता। जैसा कि आपने देखा 2 से 3 घंटा एक हॉस्पिटल जाने तक का सफ़र, 2 से 3 घंटा उसी सफ़र में ही कितने लोग मर जाते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और किसी भी तरीके की सुविधा इन जगहों पे नहीं है, और वहाँ पे संतोष यादव जैसे लोग, और न सिर्फ संतोष यादव, प्रभात सिंह, सुमारू नाग और कई साई रेड्डी और इतने सारे जो लोग हैं जो या तो पुलिस के हाथों फंसते हैं या तो नक्सलियों के हाथों में फंसते हैं, और ये अपना काम निडर होकर फिर भी किसी तरीके से कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक पत्रकारिता कानून जहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन की मांग की गई है, उसका एक संघर्ष चल रहा है, मगर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सरकार है उसको सुनकर भी अनसुना कर रही है। और इस माहौल में पत्रकारिता कैसे करे, और भारत जो अपने आप को सबसे बड़ा जमहूरियत का दर्जा देता है, वहाँ पे जो प्रेस किस तरीके से काम करे, 133 नंबर्स में छोटे छोटे राज्यों से भी कम है हमारा पोजीशन। तो किस तरीके से अभी हमने संतोष यादव, किस तरीके से आगे पत्रकारिता बढ़ेगी, हमने यहाँ पे बस संतोष यादव जी का एक उदाहरण देखा। ऐसे कई और पत्रकार कई जगहों में इसी तरीके से अपने जान को दांव में रख कर काम कर रहे हैं, और क्या सरकार इनकी सुनेगी? ये सवाल आज हम वायर के प्लेटफॉर्म से सरकार को पूछना चाह रहे हैं। धन्यवाद संतोष यादव जी आपका, और वायर में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।